नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 8.1 की जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे दो तीन उन्हें हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर पूरक पे चलते हैं 8.2 पे, ठीक है ना। तो आइए, पहला क्वेश्चन दूसरा सब कुछ हो गया था, तीसरा चौथा पांचवा सब हो गया था, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए थे। बचे थे आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि पी क्यू आर आपका एक त्रिभुज है जिसमें पूर्ण क्यू को क्या किया, उसने समकोण बनाया और कहता है कि पी आर और क्यू आर का सम 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान क्या होंगे। इसका मतलब ये अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया है तो अगर मैं उस समकोण त्रिभुज के सारी साइड्स निकाल लूं, मतलब कि अगर ये मेरे पास पी क्यू आर एस दिया हुआ है, तो पी क्यू आर एस में उसने क्यों कह दिया समकोण है, तो बचे हुए ये साइड ये तीनों पता हो जाएगी। तो कुछ भी वो पूछेगा हम सब कुछ निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि टेन पी पी के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, आधार ये कर्ण ये, अगर क्यों इसको माना आर हो गया ये, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। इसलिए हमें सारी साइड्स को पता करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका, उसमें इसने कहा एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। उसने ये कहा है कि उसमें क्यों क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसमें क्यों जो है ये समकोण है क्यों। तो हम इसको मान लेते हैं पी है, ये क्यों है और ये आर है, ठीक है ना। ओके, इतना दिया है। फिर आगे से कहा कि पी आर और क्यू आर का सम कितना है, 25 है। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे हम जो दिया है। हल में उसने कहा कि जो पी आर है और प्लस क्यू आर का सम कितना है, क्यू आर, इन दोनों का सम दे दिया है उसने, कितना है 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम पी आर को मान लें, किसी एक साइड को आपको मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो पी आर है वो एक्स है, ठीक है ना। एक को मान लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे माना पी आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं जरा सेंटीमीटर में दिया है, यस सारी चीज सेंटीमीटर में है। तो यहां से मैं इसमें रख देता हूं। अतः आप ये कह सकते हो कि आप पी आर की जगह में एक्स रख दो, तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर यहां से आपको कितना आ जाएगा, एक्स उधर भेज दो तो आपके पास आ गया 25 माइनस एक्स। अर्थात मैंने क्या किया कि दोनों साइड को अलग अलग निकाल लिया, तो ये आपकी हो गई 25 माइनस। इसको नहीं समझा भाई, दोनों को सम दिया था 25, जाहिर बात दोनों को जोड़ोगे तो एक कट जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक साइड उसने दे दिया है कि पी क्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे दिए है पी क्यू। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर था, ये क्यू आर है, तो क्यू आर है 25 है ना, तो क्यू आर वाला आपका होगा ना। यहाँ पर देखो ये क्यू आर नहीं है, क्यू आर तो ये है ना, तो ये वाली आपकी साइड आ जाएगी 25 माइनस एक्स। फिर उसने आगे कहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, दिया ना पी क्यू 5 सेंटीमीटर, इस मतलब ये वाली साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप जानते हो, लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू आर में आप इसमें देख पा रहे हो कि जो कोण क्यू है वो क्या है 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस में लगाएंगे तो आपको पता है कि जो पी क्यू का स्क्वायर होगा, सॉरी पी आर का स्क्वायर होगा, पी आर क्योंकि बड़ी साइड क्या है कर्ण, तो पी आर का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा किसके, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। अब इसके बाद आप ध्यान से देखोगे पी आर आपके पास दिया एक्स, तो हम कर देंगे एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, तो पी क्यू आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर कितना है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स का स्क्वायर एक्स ही स्क्वायर ही होगा बराबर 5 5 25 और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 25 आम 625 होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही होगा और माइनस 25 दूना 50 एक्स। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट ही जाएगा। अब एक काम करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, 50 एक्स इधर आएगा तो प्लस में आएगा, है ना। अब सॉल्व करना है, बस इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 650, बिल्कुल होगा। अब एक्स बराबर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 650 बटा 50, 5 से 5 कहां से 13 25 65। यहां से आपने x का वैल्यू निकाल लिया 13, x आ गया 13। अतः आप यहां से ये कह सकते हो कि जब x बराबर 13 है तो आपने यहां से माना था क्यू आर बराबर कितना हो गया आपका 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स कितना आया है 13, तो 13 रख दोगे तो यहां से आपने क्यू आर निकाल लिया कितना 12, है ना। अब देखो आपके पास रियल वैल्यू आ चुकी है कि x 13 है, मतलब ये वाला आपका 13 आ गया और क्यू आर 12 है, मतलब ये वाली साइड 12 आ गई। नहीं ये 12 नहीं, 12 ये हो जाएगा, है ना। तो ये 12 और ये 13, ये 12 ये 5 का मतलब देखो 5 12 13 का ट्रिपलेट चलता है, आपको पता होना चाहिए। बस इतना सारा चीज निकालना तो हो गया। इतना करने के बाद बेटा जो भी पूछे आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। मैं इधर निकाल दूं, इतने में कोई दिक्कत है क्या?
उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना कि ये साइन कॉस टैन मतलब लाल बटा कक्का, ठीक है ना, इसको याद कर लो। फिर ये होता है कोसेक सेक काट। अगर फार्मूला याद में नहीं रहा तो इस तरह लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब उसने पहला पूछा है क्या कि बताओ साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो देखो साइन पी पहले निकालना है, तो साइन पी निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पी। क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिखता हूँ साइन पी। तो साइन पी अर्थात पी यहाँ पर है तो पी के हिसाब से ये लंब होगा। तो पहली बात तो देखते हैं साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा, तो लंब इसके हिसाब से ये होगा, मतलब क्यू आर। तो क्यू आर बटा कर्ण होता है। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स ही रहता है, पी आर ही होगा। बराबर क्यू आर कितना है आपके पास, तो क्यू आर आपके पास 12 आया है और अपन पी आर कितना आया है, 13 आया है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और उसने पूछा है कॉस पी। तो देखिए कॉस पी अगर आप निकाल रहे हो तो कॉस बराबर होता क्या है, तो कॉस बराबर होता है बेटा आधार बटा कर्ण। देखो आधार बटा कर्ण, तो पी ही है इसलिए पी के हिसाब से आधार क्या होगा, ये तो लंब है तो आधार ये होगा, मतलब पी क्यू बटा क्या होता है कर्ण। कर्ण तो फिक्स रहेगा, पी आर ही रहेगा, मतलब ये है आपका 5 और बटा पी आर कितना है आपका 13। एक और पूछा है टेन पी। तो टेन पी अगर निकालोगे टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा, तो लंब ये होगा, मतलब क्यू आर, और बटा आधार क्या होगा बेटा पी क्यू होगा। तो यहां से आप निकालोगे तो क्यू आर कितना है, या 12 है, और बेटा पी क्यू कितना है, तो पी क्यू 5 है, और इसी साथ ही आपका ये आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, इसने घुमाया ही नहीं, मैं घुमा देता हूं। उसे यही पूछ लेता कि बताओ कि टेन आर कितना होगा, टेन आर। तो टेन आर, अब देखो आर के हिसाब से चलना पड़ेगा, आर ये है ये, तो आर के हिसाब से लंब ये होगा। तो क्या होता है, लंब बटा आधार ही होता है, टेन बराबर लंब बटा आधार। इसके हिसाब से लंब ये होता है, मतलब 5 बटा आधार क्या होता है, ये 5 बटा 12। ये आंसर आता है। हालांकि ये क्या है मैं अपने से बताया हूं, ये आपके हो गए इस प्रश्न के आंसर। आइए मिला लेते हैं क्या आंसर सही है। साइन पी 12/13, साइन पी 12/13 बिल्कुल सही है। कॉस पी 5/13 ठीक है। फिर अगला है 12/5, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है ना। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना आप इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को भी मार्क करते हैं। आइए देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बस हो गया, खत्म ही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही गलत बताना है बस। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बताओ tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। मुझे बताओ कि जो tan का आपने टेबल याद किया है, tan का जब टेबल आप अभी याद नहीं करवाया हूँ, याद करवा चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ ना जब इंट्रोडक्शन में। तो tan का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू 0, फिर tan 30 का वैल्यू 1/√3, फिर tan 1/√3, फिर tan क्या आएगा, tan 45 की वैल्यू 1। तो आप यहाँ पर देखो कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आता है ना 1। और इसने कहा है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। 1 से कम का मतलब ये है कि 1 भी नहीं होती है, लेकिन आप देख रहे हो कि tan की वैल्यू में, tan का टेबल में 1 आता है, तो 1 का 1 से कम होता है क्या, बात करते। तो इसका मतलब भैया ये गलत कह रहा है। 1 की वैल्यू, tan में 1 की वैल्यू 1 से कम नहीं होती। 1 से tan की वैल्यू जो होती है इसमें सदैव इसका मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो इस बात को समझ लो, तरीका है गलत है। कोण ए किसी भी मान के लिए से के बराबर 12/5 है। तो एक किसी भी मान के लिए, तो हाँ कोई ऐसा मान जरूर हो सकता है जिसके लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि 5, 12 और 13 का एक हमारे पास रिलेशन चलता है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। कॉस ए कोण ए और कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखो कॉस जो होता है, कॉस का जो होता है कोसाइन होता है, और ये कोसेंट जो होता है ये कोसेक का होता है। इसको समझो। देखो मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था कि जो कॉस होता है इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। और जो कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसकैंट होता है, कोसकैंट। तो कोसेकैंट जो होता है वो कोसेक का होता है, और ये कॉस का कोसाइन होता है। तो इसने कहा है कॉस को हम लिखते हैं कोसेक, इसका मतलब ये गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर कहता है कॉट ए को कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कभी भी जो कॉट ए होता है ये इक्वल नहीं होता है किसके, कॉट इंटू ए के, क्योंकि इसका गुणनफल
नहीं होता है, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो हाँ हो सकता है थीटा की वैल्यू किसी कोई ऐसी वैल्यू हो जाएगी जिसके लिए हम 4/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात का क्योंकि 3 4 5 का एक रिलेशन चलता है, तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हो गए। तो मिला लेते हैं जरा आंसर। इसमें दिया हुआ है पहला असत्य है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सत्य है, ठीक है। तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य। तीसरा असत्य, चौथा, पांचवा, ये भी असत्य है। तो इसका मतलब ये भी असत्य है। इसका रीजन ये है, जानते हो क्या है? किसी भी कोण के लिए, अच्छा इसने यही बोल दिया यहाँ पर कि किसी भी कोण के लिए, तो हर कोण के लिए 4/3 नहीं हो सकता है, कुछ कोण के लिए हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बोल दिया किसी भी कोण के लिए, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बात समझाई? ओके, तो यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। 10 मिनट ले लिए, कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि इसमें आपको ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको टेबल बताई थी ना, ये टेबल, इस टेबल को आप एक नजर फिर से देख लीजिए। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0, tan 45, कौन कौन अपरिभाषित होता है, कौन सा परिभाषित होता है। आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। बात समझाई? नहीं समझाई? आ गई समझ में? तो चलिए अब करते हैं इस टेबल को साइड में, क्वेश्चन करते हैं। आइए एक्सरसाइज पे। ये है आपके पास एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने क्या कहा कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो आइए उस टेबल को भी मैं साइड में बना ही देता हूं। इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं, और इसकी भी अब जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, जब पड़ेगी तब बताएंगे। चलो, या चलो इसको बना ही रहे, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, बस रख रहने दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू लिख देता हूँ। 0 डिग्री में 0 हो गया, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। फिर यहाँ पर आपका साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। कास की वैल्यू देखते हैं तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2, और ये होता है 1/√2 ही, और ये होता है आपका 1/2, और ये होता है 0। tan आप निकालते हो तो tan 0 की वैल्यू होती है 0 ही होती है, tan 0 की वैल्यू 0 ही होगी, साइन 1/100, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√3, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर होती है √3, और यहाँ पर होती है अपरिभाषित, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। हाँ, बस इतना आप देखो ध्यान से, इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके पास है साइन 60 cos 30। पहला में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 60, फिर है cos 30, ठीक है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30 cos 60। आपको इसकी वैल्यू बताना है, इस प्रश्न की वैल्यू बताना है। तो बिल्कुल आसान है, मैंने कहा था ना कि थीटा यहाँ पर आपके पास मान दे दिया है, और आपके पास ये सारणी बनाया था, तो इसमें आपको सारणी देखना भी आना चाहिए। तो उसने पहला लिखा है साइन 60, तो यहाँ पर देखो ये साइन में 60 की वैल्यू, तो ये 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 की है, ये 90 की है। तो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ? तो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2। तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा √3/2 इंटू कास 30 की वैल्यू। तो देखो कास में 30 की वैल्यू √3/2 यहाँ पर भी होती है, तो ये मैंने रख दिया √3/2। फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू, तो देखो साइन 30, तो साइन ये है 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये मैंने रख दिया 1/2। बोलते कास में 60 की वैल्यू, तो कास में 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये मैंने रख दिया 1/2। अब तो आसान हो गया, √3 मिलकर 3 बन जाएगा, और 2 दूनी 4, और प्लस 1 का नाम 1, 2 दूनी 4। जब हर सेम होता है तो दोनों का एलसीएम वही आ जाता है, और ये 3 और ये प्लस 1, 4/4। 4 से 4 काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। आपका आंसर हो गया। बताओ कहाँ नहीं समझ में आया क्वेश्चन? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में भी अगर आपको दिक्कत होने लगे तो ये मतलब नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है 2 tan स्क्वायर 45, इसको भी हटा देते हैं। 2 tan स्क्वायर
2 tan स्क्वायर 45, फिर क्या लिखा है प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है माइनस का साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, अरे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोई बात नहीं, वही काम करना है। मैंने बताया था इसका मतलब स्क्वायर होता है, tan 45 का स्क्वायर होता है इसका मतलब। तो tan 45 के देखो tan में 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ये 2 तो ऐसे ही लगा है, इनटू इसकी वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो cos में 30 वैल्यू √3/2 होती है, कितनी होती है √3/2, लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू देख लो, तो साइन में 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, कितनी होती है √3/2, और स्क्वायर लगा देंगे वैसे। ये आपका हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 और 1 2 के 2 ही होगा, और प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ कहानी समझ में आया है, आंसर भी चेक करते चलते हैं। यस बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल आंसर हमारा सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 3rd को भी देखते हैं। 3rd एक और बता दूं 3rd, चलिए 3rd बता देता हूं, बाकी आप अपने से करोगे। हाँ एक और बता देता हूं, चलो 3rd वाले देख लो। cos 45 कि 3rd कर लोगे, 3rd कर लेना बेटा। आओ मैं इसको 4th वाला बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही ना, देखो दोनों एक जैसे, तो इसको 4th वाला देखो, इसको आप होमवर्क है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे, बिल्कुल ऐसे करना है। ये वाला देखते 4th नंबर, तो आपके पास 4th नंबर है, ये 4 नंबर क्या दिया है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 ये दिया है, अपान में सेक 30, अपान में दिया है आपका सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 60। क्वेश्चन को भरा ध्यान से लिखा करो, हाँ, फिर प्लस cot 45 प्लस cot 45 वही काम करना है। देखो साइन 30 की वैल्यू तो आप देख के बता सकते हो 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आप देख सकते हो, फिर है माइनस का कोसेक 60। तो आप याद करो कि जो साइन होता है वो होता है कोसेक का उल्टा, नहीं होता कोसेक थीटा का उल्टा। अब अगर कोसेक निकालना है तो साइन को उल्टा कर देंगे। इसी तरह से tan cot का उल्टा होता है और cos sec का उल्टा होता है, तो इस बात को भी याद रखना। tan थीटा किसका उल्टा होता है, अगर आपको कभी tan थीटा निकालना हो या cot थीटा निकालना हो, तो cot थीटा निकालने के लिए अगर tan की वैल्यू पता है तो उसको पलट दो, जैसे आपको cot 45 नहीं पता तो cot 45 निकालने के लिए tan 45 को पलट दो, सिंपल है ना, क्योंकि वो भी पता है दोनों उल्टा होते हैं। अगला है sec, तो sec नहीं पता है तो वो होता है cos का उल्टा, किसका, cos थीटा का, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो हमको यहाँ पर निकालना है कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू हमें निकालना है कोसेक 60, तो कोसेक 60 में पता है कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 होता है ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन हमें रखना है कोसेक 60, तो हमें पता है कि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, तो साइन को निकाल लो ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो उल्टा कर दो, तो 2/√3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/√3। इस बात को ध्यान से रखना है, हाँ, ताकि आपको पूरी टेबल याद नहीं करना पड़ेगा। आप जाके आप देखो कोसेक 60 यही वैल्यू लिखी होगी 2/√3, ठीक है ना, इसलिए आपको पूरी नहीं याद करना, इतना याद कर लिए तो आपको तरीका आता है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो सेक 30, अब देखो सेक 30 तुम्हें निकालने के लिए तुम्हें सेक तो पता नहीं, इसलिए आपको कास तो पता है ना, कास 30 क्या होता है। सेक 30 नहीं पता लेकिन कास 30 पता है, क्योंकि आपको देखो कास 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका उल्टा होता है। आप देख सकते हो कि कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो कॉस सेक आपस में उल्टा होते हैं। तो आपको cos 30 का तो वैल्यू पता है ना कि √3/2 होती है, तो पलट दो 2/√3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 2/√3, जाकर आप देख सकते हो टेबल में भी। फिर है प्लस cos 60, अब cos 60 तो आपको याद ही है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो रख दो 1/2, है ना, और फिर cot 45, आपको पता है कि tan 45 और cot 45 की वैल्यू एक ही होती है, क्योंकि पलटोगे तब भी 1 ही आए। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम देखो, इसमें नीचे अपान 1 का 9 कर सकते हो तो 2√3 ही आएगा, कितना आएगा 2√3,
और 2 से 2 कटा, √3 बन जाए √3, ठीक है ना, और प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 2√3 ही आ जाएगा, और फिर माइनस √3 से √3 जाएगा तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और पूरे का अपान खींचेंगे। इसमें भी आप देख सकते हो कि एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2√3 ही आएगा, इसका भी अपान वाला लग सकते हो। तो √3 से √3 तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 होता है, फिर ये प्लस लगाएंगे, 2 से 2 कटेगा, √3 बन जाए √3 ही आएगा, है ना, और फिर आगे प्लस लगाएंगे, प्लस 1 √3 से 2√3 आएगा प्लस का, ठीक है ना। अब देखो ये चीज अपान में है तो कट ही जाता है, ऐसे आपको पता है। ऊपर देखो इधर जाएगा, 2 में जोड़ दो तो 2 √3 में 1 √3 और कितने √3 तो 3 √3, तो 3 √3 और माइनस का 4, और पूरे के अपान में यहाँ भी देखो ये 4 और प्लस ये 2 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 √3, नहीं 3 √3, कितना आएगा 3 √3, 3 √3 और प्लस का 4, इतना आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन किया हूं मैं, इतना तो आंसर नहीं दे रहा है, अपान में इसमें कुछ और केंद्रित करना हो, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। और एक काम कर सकते हैं हम, इसका परिमेय क्रम करवा देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 √3 और माइनस का 4, और अपान भी हो जाएगा 3 √3 और प्लस का माइनस का 4, ठीक है ना। अब देखो ऊपर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा √3 माइनस 3 का, तो 3 3 का 9 3 27 और प्लस 4 चौके 16 और माइनस का 2 चौके 8 3 24, है ना भाई, इतने का स्क्वायर करोगे तो 2 चौके 8 8 3 24 24 √3 आएगा, और पूरे के अपान में वही चीज प्लस करोगे वही चीज माइनस करोगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 16 होगा, बराबर। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 7 6 13 2 1 3, 7 6 13 2 3 1 4 हो जाएगा, और माइनस का 24 √3। हाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन, कहीं कुछ गलत रख रहे हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की 1/2, cos 60 की वैल्यू 660 की वैल्यू 660 की वैल्यू sin 60 की √3/2 तो 2/√3, ठीक तो किए हैं। और अपान में कहीं तो साइन वाइन तो नहीं गलत है कहीं। चौथा क्वेश्चन है, आंसर नहीं आया इसका, नहीं आ तो रहा है आंसर, अरे भैया आ तो रहा है आंसर, सही तो किए हैं। 7 में से 6 गया 3 आएगा, नहीं 7 में से 6 गया 1 आएगा, और 2 में से 1 गया 1, ये लो आंसर आ गया, मुझे लगा नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है, सही बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको परिमेयकरण तो करना आता है ना, वही चीज मैंने कर दिया है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ तक भी सही है, अगर आप यहाँ तक कर दिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में, मुझे लगा गड़बड़ा गया क्वेश्चन, तो आ गया ना क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आसानी से, ठीक है ना। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ये वैल्यू ही रखना है, cos 60 की वैल्यू रख के स्क्वायर कर देना, यहाँ भी स्क्वायर कर देना, यहाँ पे तब कर लेना, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन। नहीं कर पाओगे कर लेना यार, ठीक है ना। बताओ नहीं कर पाओगे कर लोगे यार मेरे भाई, वैल्यू रखना है बस, हो गया उसमें भी आपको। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। चलो भी बचेगा टाइम तो बता दूंगा लास्ट में इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास कि सही विकल्प को चुनिए और देखिए कौन सा आंसर सही है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिखा है, इसकी वैल्यू बताना है, तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको इक्वल टू लगाओगे 2 इंटू, बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 और पूरे के अपान में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/√3 और पूरे के अपान में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू, ऊपर देखो ये 2/√3 ही रहेगा और इसके अपान में इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 आएगा और ये एक यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 दूना 6 ऊपर हो जाएगा और इसका इसके साथ तो ये 4√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4√3 क्योंकि देखो ना बाहर बार मल्टी 3 दूना 6 बार बार मल्टीप्लाई 3 दूना 6 अंदर अंदर 3 1 4 और 4√3 जो कट रहा है 2 से 2 दूनी 4 2 3 6। अब देखो यहाँ पर ये आया 3/2√3 यही आया ना। अब देखो इस 3 को ऊपर वाले को तुम √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हो ना ऊपर वाले को, और अपान में 2√3 वैसे ही रहने दो, √3 से √3 कट गया कितना आया √3/2। अब मुझे ये बताओ कि √3/2 जो होता है इसमें से किसकी वैल्यू होती है जो √3 होती है, तो sin 60 की वैल्यू क्या √3/2 होता है, तो जरा मिला लेते हैं sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब √3/2 जो आंसर होगा वो यही वाला हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हो cos 60 की वैल्यू, देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास तो √3/2 आया है। tan 60 तो tan 60 की देखो क्या होती है √3 होता है, तो ये भी नहीं होगा इसका मतलब,
ना ये होगा ना ये होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन √3/2 आया, तो इसका मतलब हमारा आंसर पहला ही सही है। ठीक है, अब बताओ कहां नहीं समझ आया मेरे लल्लू। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है इसकी वैल्यू बताओ, तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का, तो 1 अब 1 का स्क्वायर करोगे तो वही हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan 45 के लिए 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, 0/1, और 0 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0। अब बताओ कौन सा आंसर इसमें है 0, बिल्कुल है, कौन सा ये, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। भाई आंसरों मिलाते चलते हैं ना, आंसर मिलाते जाते हैं, तो दूसरे का पहला का ए सही है, दूसरे में पहले का ए सही था ये वाला, ठीक है, फिर दूसरा में डी सही है, डी आप देख सकते हैं डी। अब अगला हम देखते हैं कौन सही है, इसको देखते हैं। कहता है कि sin 2a बराबर, इसको भी देख लेते हैं, आओ, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर क्या वैल्यू रखें कि दोनों सत्य होगा। तो अगर हम a की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम 30 लेते हैं, 30, तो रखो sin 2 इंटू ए बराबर हम कितना रख रहे हैं 30, तो 30 तो कितना हो जाएगा sin 30 गुना 60। अब बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप यहां से देखो, sin 60 की वैल्यू √3/2, टेबल याद कर लेना √3/2, इसका मतलब इधर भी √3/2 आना चाहिए, तो 2 फिर इंटू sin a, तो मतलब कि sin a मतलब कितना लिए हैं हम 30 रखना है ना, तो 30 रखेंगे, तो देखो 2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1। अब बताओ क्या 1 और ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, इसका मतलब ये 30 की वैल्यू पर तो दोनों बराबर नहीं आएगा, इसी तरह इसको भी चेक करोगे तो ये भी बराबर नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं 0 पे, तो चलो sin 2 इंटू ए बराबर हम ले रहे हैं 0, तो 0 रखो, इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 2 0 जा 0 ही होगा, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ओके, अब आते हैं इधर, तो इधर हमारे पास था 2 sin a बराबर रख रहे हैं 0, तो बताओ 2 इंटू sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होता है, और 0 2 जा 0 ही होगा, इधर देखो 0 यहाँ पर भी 0, इसका मतलब हम a की वैल्यू सिर्फ 0 लेंगे तभी ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे, वरना ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करते हैं, वो भी धुरंधर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी कितना आसान है, 2 रखोगे tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, और अपान में 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखो ये 2 अपान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और इसके अपान में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब देखो ध्यान से, ये 2 अपान कितना है √3 और पूरे के अपान में 3 1 कम 3 कितना हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया 2/3, इतने आएगा 2/3। अब क्या बाहर बाहर मल्टीप्लाई अंदर अंदर मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इसमें 2√3 आ जाएगा 2√3, देखो 2 कम 2 2 तिहाई 6। अब देखो इस 3 को ऊपर वाले को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, और अपान में आपके पास √3 पहले से था, तो आपने इस √3 से √3 काट दिया, कितना आ गया आपके आंसर बेटा आंसर √3। अब इसमें कोई आंसर है √3। अब देखो फिर से वही काम करना है, हमें बताना है इस तरह से, तो क्या cos 60 की वैल्यू √3 होता है, तो आप देख सकते हो क्या cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आंसर आपका नहीं होगा। अब sin 60 की वैल्यू, तो आइए sin 60 की वैल्यू देख ले, तो sin में 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, कितने होती है √3/2, तो हमारे पास कितना है √3, इसका मतलब कि sin 60 की भी वैल्यू नहीं है। tan 60 की वैल्यू, यहाँ पर देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, इसका मतलब ये √3 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बचा हुआ हमारे पास tan 60 की वैल्यू आप देख सकते हो कि √3 ही होती है। आप देखो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है कौन सा सही है tan 60, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कहता है a और b का सम जो होगा वो 90 के बराबर होगा या 90 से, मतलब a और b जो भी वैल्यू आएगी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो 90 से कम आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज कह रहा है, तो और a की वैल्यू जो होगी वो b से बड़ी होगी, मतलब ये सब ध्यान मत दो, ये सिर्फ अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो a और b का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। चलो हमें ये चीज दिया है कि जब भी आंसर आएगा तो देख लेना कि a की वैल्यू b से हमेशा बड़ी ही आएगी, जब निकालोगे a की वैल्यू कुछ आएगी b की वैल्यू कुछ आएगी, तो a की वैल्यू b से बड़ी ही होगी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 के बराबर आ गया या 90 से कम, उससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास दिया है
थर्ड क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा कलरफुल लिखते हैं, चलो यहां देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि जो tan a प्लस बी है बेटा वो बराबर है किसके, किसके बराबर है, √3 के। tan a प्लस बी बराबर √3 के। अब मुझे बताओ इधर तो tan है इधर tan नहीं है, तो मैं इस tan में √3 को कुछ लिख सकता हूं। देखो tan में √3 को मैं tan 60 लिख सकता हूँ रे बाबा, तो इसकी जगह पर मैं tan 60 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। दोनों पक्षों की तुलना करने पर tan से tan हट जाता है, कभी कटता नहीं, याद रखना रेशियो कभी कटते नहीं है, तो x से x हट जाएगा। तो इधर से हमने क्या देखा कि a प्लस बी की जगह पर 60 लिखा गया है, ठीक है ना। अब आप यहां से a बराबर निकालोगे क्या होगा 60 और माइनस का b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब आगे हमारे पास दिया है कि tan a माइनस बी बराबर बना पान √3, दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखो tan है ना, अगर काट होता तो इधर काट में ढूंढते, इधर tan है तो tan में 1/√3 कितने का वैल्यू होता है, तो 30 का वैल्यू होता है। तो हम इसके जगह पर लिख देंगे tan 30 डिग्री। दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहां से आप देख पाओगे कि a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहां से a की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 60 माइनस बी, तो 60 माइनस बी रख दिए, पहले से माइनस बी पहले था, इक्वल टू 30। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज a इज इक्वल टू 60 माइनस बी, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा माइनस का 2b इक्वल टू 30, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, तो माइनस का 2b इक्वल टू घटा दोगे तो माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटोगे 15 बार में कट जाएगा, मतलब आपने b की वैल्यू 15 फाइंड कर लिया। जब आपने b निकाल लिया तो आपने जानते हो कि a इक्वल टू आपके पास क्या था 60 माइनस बी, तो 60 माइनस बी कितना है 15, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 45 आएगा क्या, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 आएगा, और ये बच्चा 5 में से गया 4। इसका मतलब आपने देखा कि a की वैल्यू भी आपने निकाल लिया कितनी 45। अब उसने कहा था कि जो a की वैल्यू है वो b की वैल्यू से बड़ा है, तो देखो a इज ग्रेटर देन b, तो आप देख सकते हो ना यहाँ पर a नहीं बड़ा है b से, बिल्कुल बड़ा है। फिर कहता है दोनों का सम 90 बराबर या 90 से कम, तो देखो 90 से कम आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया, ये आपकी b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। अब बताओ कहानी समझ में आया बाबा, आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, वो तुम 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 वो तुम। चलिए देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है तथा कौन असत्य है, वो भी आपको कारण सहित बनाकर बताना है। कारण के साथ आपको उत्तर की अभिव्यक्ति करना है, आपको प्रश्नों का सही उत्तर वो भी कैसे देना है, आपको कारण सहित देना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है, तो इसको आप बिल्कुल से नहीं कह सकते कि ये सत्य है, ये बिल्कुल ही असत्य है। क्यों, आप चलो a और b की वैल्यू कुछ मान लो आपने a की वैल्यू कितने ले लिया, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन से मान लेते हैं, a की वैल्यू आपने ले लिया, कितना ले लिया 15, ये मैंने a की वैल्यू 15, नहीं ऐसा ना लो, a की वैल्यू थोड़ा सा कुछ जो आप जानते हो जैसा 30 ले लो, और b की वैल्यू आप कितना ले लो 45 ले लो, हाँ, या b की वैल्यू आप ले लो 90 ले लो, 90 ले लें, 90 ना, इतना भी ज्यादा नहीं लेना, 60 ले लेते हैं। चलो b की वैल्यू हमने 60 ले लिया, ठीक है ना। तो चलो हम LHS को लेते हैं, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी वाला पहले देखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू, आप देखो चलो इधर बता देता हूँ, साइन a प्लस बी, मैंने पहला वाला ले लिया टर्म साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी मैंने क्या लिया, a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ यदि, ठीक है ना, इसलिए। अब यहाँ पर देखो साइन हो जाएगा, और a कितना है 30 मैंने माना, और b कितना माना 60, तो देखो साइन 60 और 90 कितना 30 कितना होता है 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है ना। अब इसके बाद ये LHS मैंने देखा, अब RHS देख लेते हैं, तो आइए RHS भी देख लेते हैं। RHS में क्या था, साइन a प्लस साइन बी, अगर ये बराबर आ गया साइन a प्लस साइन बी इक्वल टू साइन a, तो साइन a मतलब कितना माने हैं 30, प्लस साइन b
तो साइन बी कितना हमने माना है, बी माना है 60। तो देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। दोनों कैल्सियम 2 ही आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + √3। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ साइन या LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः आप यहां से ये कह सकते हो कि जो साइन आपका A + B है वो इक्वल नहीं होगा साइन A + साइन B के। तो हमारा जो पहला आंसर है वो ये हो गया निष्कर्ष। इस तरह से लगाना है। आप सॉल्व कर रहे हो, अगर एक बार सही आ गया, 1000 बार मैं कहता हूं सही आ जाए, लेकिन एक बार गलत आ जाए तो उसे हम गलत ही साबित करेंगे, वो सत्य नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी सर्वसंख्या होती है तो हर कंडीशन के लिए सत्य होनी चाहिए, हर कंडीशन में LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो बेटा कि हमने पहली ही कंडीशन में इसको फेल कर दिया। मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आप इनको सर्वसंख्या है ये इसके बराबर कह रहा है तो A और B का हम कोई भी वैल्यू लेंगे, थीटा का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, 30, 50, 60 जो भी, 90, 45, अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम फिर से चेक करेंगे। कोई भी अगर ऐसी वैल्यू रखते रखते ऐसी कोई वैल्यू आ जाए कि इक्वल ना आए, तुमने 1000 बार रखा और हजार बार सही आ गया लेकिन एक बार गलत आ गया, तो उसे हम गलत ही कहेंगे। क्योंकि सर्वसंख्या हमेशा हर कंडीशन में सत्य होती है, लेकिन अगर एक भी अगर गलत हो गई तो फिर वो सर्वसंख्या नहीं कहलाएगी। मुझे उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब पहले का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और निष्कर्ष भी हमने आपके सामने ये इस तरह आप लोग को लगा भी देना है, आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देना है, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आइए, थीटा में वृद्धि होने का साथ साइन थीटा के मान भी वृद्धि होते हैं। तो आइए साइन की बात करते हैं जरा। साइन में थीटा की वृद्धि करना है, यानी पहले साइन 0 लिए तो 0 आया, फिर साइन की वैल्यू हमने थीटा बढ़ा दिया यानी 30 कर दिया, तो वैल्यू भी देखो 0 से बढ़ा दिया, तो भाई डिवाइड करोगे तो 0 तो बड़ा ही आएगा ना, 0.5 आएगा भाई। इसका मतलब 0.5 0 से बड़ा है ना। फिर आगे आओ 45 कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी जब इसको सॉल्व करोगे तो इससे बढ़ी ही आएगी। और आगे जाओगे साइन 60 कर दिया, थीटा मैंने और बढ़ा दिया, तो इसका जो वैल्यू आया √3/2 ये भी बड़ा ही होगा इस वाले से। फिर और आगे गए 90 कर दिया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू ये इंक्रीज होते चली जाती है जैसे जैसे आपके थीटा बढ़ते हैं। लेकिन अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस 1 फिर ये देखो 0 तक पहुंच गई, मतलब घटती जाती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो घटती हुई जाती है, यानी पहले जो भी होगी उसके बाद वो घटते जाएगी। मतलब समझे कि कॉस साइन की वैल्यू क्या होती है, ये बढ़ती है, या यानी कम से, ये कह सकते हो कि कम से ज्यादा की ओर जाती है, कम से ज्यादा, और ये ज्यादा से कम की ओर आती है, ज्यादा से कम की ओर आती है। आप देख सकते हो, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी मतलब कम से ज्यादा की ओर, मतलब वृद्धि होती चली जाती है और इसमें कमी होती आती है। तो पहला आंसर उसने कहा है कि थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, इसका मतलब ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये सत्य हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होती है तो काश का मान भी वृद्धि होती चला जाता है, और ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू साइन में अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 पहुंच गया काश। इसका मतलब क्या हुआ, काश की वैल्यू थीटा को बढ़ाते जाते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती जाती है। बात समझ आई कि नहीं समझ? तो इसका मतलब ये वाला आपका तो असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य है, ठीक है। ओके, अगला है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको भी समझियो। अगर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिस पर ये इक्वल होगा। कौन सी वैल्यू है मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर आप साइन में थीटा की वैल्यू आप क्या लोगे 45, तो अगर तुम साइन थीटा साइन 45 लोगे तो वो वैल्यू इक्वल होती है cos 45 के, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। लेकिन इसके अलावा जो भी वैल्यू बचती हैं, थीटा के जो भी मान होते हैं, वो सभी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, साइन और cos में अलग होता है। तो सिर्फ और सिर्फ दिस इज ओनली वन कंडीशन, एंड फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन ऑफ दिस
कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओनली द एंगल ऑफ 45, यानी कि जब 45 का एंगल होगा तभी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वरना और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ आई? तो इसका मतलब इसने जो कहा है कि जो cos sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये भी एकदम से असत्य बात है। ये भी क्या है? एकदम से असत्य बात कही गई है। ये भी एकदम आपकी असत्य बात है, ठीक है। इसी तरह से अगर वो कह देता कि sin थीटा, ये कह देता कि sin cos थीटा, ये कह देता tan कह देता, चलो tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, तब भी ये सिर्फ और सिर्फ 45 में ही सेम होते हैं। यानी जब आप cot की वैल्यू लिखोगे तो इसमें भी, इसमें 1 ही आता है आगे भी। बात समझ में आई ना? इसका मतलब ये हो कि cot और tan की भी वैल्यू हर कंडीशन में सत्य नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 45 पे ही। उसी तरह से sec और cosec भी, sec और sec थीटा और cosec थीटा भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है इन दोनों की इक्वल होने की। बात समझ आई? बोलिए बोलिए, अब आपको कहां पर दिक्कत हुई है? नहीं दिक्कत हुई ना? अब आपको समझ आ गया ना? तो इसका मतलब कि ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला है आपके पास कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या cot a पर 0 परिभाषित नहीं है? यानी कि a बराबर 0 लोगे तो मतलब क्या हो जाएगा? cot 0 डिग्री। अब cot 0 वैल्यू कितनी होती है? तो आप जरा देख लो कि cot 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है cot 0 की वैल्यू tan 0 की उल्टा होगी कि नहीं? तो इसका मतलब आपको पता है यहां पर कि tan और cot उल्टा होते हैं, तो उसने tan 0 पूछा है, तो cot 0, तो आप cot 0 निकालना है तो उसको उल्टा कर दो, किसको? tan 0 को, है ना। तो 1/tan 0 की वैल्यू 0 होती है। और आपको पता है कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट को ही अपरिभाषित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरिभाषित। इसका मतलब बेटा यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि a की वैल्यू पर सच में cot a की वैल्यू अपरिभाषित होती है। मतलब अपरिभाषित होने का मतलब कि परिभाषित नहीं होती। अपरिभाषित मतलब हो गया कि परिभाषित नहीं होती, तो इसका मतलब ये आपका सत्य हो गया, ठीक है ना। तो पहला सत्य नहीं है, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, ठीक है ना। बात समझ आई? तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो इस पे एक बार फिर से देख लो। ये पहला गलत हो जाएगा, वृद्धि होता है तो ये सही हो गया। थीटा में कॉस की वैल्यू घटती जाती है तो ये गलत हो जाएगा। ये हर वैल्यू पर सही नहीं होता, और ये ए पर इसकी जो वैल्यू होती है परिभाषित नहीं होती है। मतलब परिभाषित नहीं होना मतलब अपरिभाषित होती है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है ना। आपने देख लिया इस चीज को, आपने इस चीज को अच्छे से देख लिया, और आपके सामने मैंने ये सारे क्वेश्चंस को कर दिए, ठीक है ना। तो अब बारी है आपको इन सारे क्वेश्चंस को करना है, घर पे बढ़िया तरीके से करना। जो नहीं आया उसको पूछ लेना था। चलो, मैंने कहा था कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था उसको बता ही देता हूँ। नहीं आप कहोगे कि बताए नहीं गुरुजी, 2 ठो छोड़वाया था ना, तो इसको कर लेना। मैं ये बड़ा वाला बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ। 5 cos स्क्वायर वाला, 5 cos स्क्वायर, तो इसको यही बता दूं क्या? यही बता दूं क्या? बोलिए, यही बता दूं क्या? इतने पे आ जाएगा आपके। चलिए यहीं पे देख लो, यहीं पे हल कर देता हूँ। अरे यहीं पे देख लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ। देखो 5 लिखूंगा इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखो cos 60 की वैल्यू यहाँ से देखो 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 और उसके बाद ये पावर 2 ऐसे ही लगा दिया। फिर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू। तो देखो sec 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि sec और cos उल्टा होते हैं। तो sec 30 की वैल्यू चाहिए तो cos 30 निकाल लो। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो पलट दो तो 2/√3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? यहाँ पर रख देंगे 2/√3 और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर है माइनस tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। आगे आते हैं sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर है प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। आप देख सकते हो cos 30 की वैल्यू √3/2, हमने यहाँ पर ये रख दिया √3 और /2 कर दिया, और पावर वैसे ही 2 लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इक्वल टू लगाते हैं। देखो ये तो 5 हो जाएगा गुणते 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ जाते हैं प्लस 4 गुणते 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, और अपान में √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। पूरे के अपान में आ जाते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
प्लस कर देते हैं, √3 का स्क्वायर आप करोगे 3 ही आएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इधर कर देते हैं, इधर करते हैं। अब देखो ऊपर वाले से आप कितना कॉमन ले लोगे, सब में 4 है यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे 3, मतलब कि एलसीएम, तो 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा। हमने ऊपर एलसीएम 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखो 4 3 12, 3 बचेगा और 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस यहाँ पर देखो 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 तो पहले था, और 3 चौके 12 तो एक 4 बार जाएगा, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और उसके बाद माइनस का यहाँ पर अपान में तो 1 है ही, एलसीएम 12 तो 12 कम 12 ही हो जाएगा। और पूरे के अपान में यहाँ पर भी आप देखोगे 4 और 4 ही है एलसीएम, तो 4 ही रहने दो, और 3 और 1 जुड़ जाएंगे तो 1 + 3। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, इसको घटा दो, 15 से 12 घटा दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 64 3 67 हो जाएगा। और पूरे के अपान में यहाँ पे 12 है अपान में, पूरे के अपान में 3 1 4 हो जाएगा, और फिर पूरे बटा 4, यानी बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये 4 ऊपर जाएगा तो 67 गुणते 4 हो जाएगा, और पूरे के अपान में 12 गुणते 4 हो जाएगा। ऐसा 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर है इसका 67/12 आ जाएगा। और ये कटेगा भी नहीं, तो इसका मतलब ये आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, 67/12 आंसर आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो देख लो इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, ये 9 की और सब भी कहे थे कि बताओगे नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने हो गया। अब यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज बेटा फिनिश हो जाता है। अब हम मिलेंगे आपसे जल्द ही इसकी नई वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, जिसमें अब आपको सीखना होगा पूरक वाले क्वेश्चन। जो हमने पूरक पढ़ा है ना, पूरक पढ़े थे नहीं पढ़े थे, 90 घटा उठा के जिसमें बताते थे, याद करो, घटा के जिसमें बताया जाता था, अरे कहाँ गया ये पूरक। अब हम पूरक के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोण में 3 पार्ट, पूरक मतलब 90 डिग्री, याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश, और मिलेंगे फिर आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।